अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम सर, कैसे आप कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे उनके साथ के साथ ही अटेंडेंस जो है वो हम लोग लगाते रहेंगे। तो मैं लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर की स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो अपना DSS जो है इसको स्टार्ट किया था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम लोगों ने उसके मॉडल्स और उसकी डेफिनेशंस और उसकी जो वर्किंग है और उसकी ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसको देखा था। आज हम लोग इसके फंक्शन, डेवलपमेंट और रिलेशनशिप जो है इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी फंक्शन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। There are 5 functions of decision support system: state, mechanical, decision making। वो कहता है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के 5 डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि मैकेनिकली तौर पे यानी मैनेजमेंट के लिहाज से जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 है जी मॉडल बिल्डिंग, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग, रिस्क एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस। तो ये वो 5 डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के फंक्शंस हैं जिनको आप वन बाय वन जो है वो आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी हमारा मॉडल बिल्डिंग। इट अलाउ डिसीजन मेकर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट हैंड। वो कहता है कि डिसीजन मेकर के अंदर सबसे जो मेन अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम होता है कि वो एक ही हाथ पे यानी वन हैंड में आप अपना प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करो। एक तो प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करो, दूसरा उसको आप जल्द अज जल्द जो है वो सॉल्व करो। इट टेक्स टू अकाउंट इनपुट वेरिएबल इंटर रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल, प्रॉब्लम अज्यूम्पशन एंड कंस्ट्रेंट। वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आपने फौरन जो है वो इनपुट्स को चेक करना है और इंटर रिलेशंस को इस्तेमाल करना है और उन तमाम वेरिएबल्स को चेक करना है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है या जो कंस्ट्रेंट जो है या जो अजम्पशन है वो हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ वीडियोकॉन is charged with the responsibility of developing a sales forecasting model for color TV sets। वो कहता है कि अगर हम मार्केटिंग मैनेजर की बात करें, वीडियोकॉन के कंपनी है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इसका नेम है वीडियोकॉन का। अब वो क्या कर रहा है, वो चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कलर टीवीज की मॉडल की फोरकास्टिंग करनी और उसकी डेवलपमेंट की और उसकी सेल्स की। तो इस तरह से क्या है कि आपको एक मॉडल दे दिया जाता है, आपने उस मॉडल के लिहाज से जो अपनी डेवलपमेंट है वो करनी होती है, अपनी तैयारी करनी होती है। अब वो चाहे वो मार्केटिंग का पर्सन हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का पर्सन हो, उसको जो असाइन कर दिया जाता है उसी के मुताबिक जो है उसने वर्किंग अपनी करनी होती है। अ मॉडल बिल्डर यूजेस अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई वेरिएबल लाइक डिमांड, कॉस्ट, प्रॉफिट, analyze the relationship among these variables, identify the assumption, if any, assume the price of raw material will increase by 5% over the forecasting period। वो कहता है कि एक मॉडल बिल्डर क्या करता है, वो स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क जो है उसको आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि डिमांड कितनी है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उस पर प्रॉफिट कितना करना है, मार्केट का जो एनालिसिस है वो क्या है, जो उसमें रिलेशनशिप हमने इस्तेमाल करने हैं वो कौन से हैं। अब हमने उसके मुताबिक जो है जो भी प्रोडक्ट हमें दी गई है उसके मुताबिक अपना मॉडल जो है वो क्रिएट करना है और उस मॉडल के ऊपर 5% की जो ओवर कॉस्टिंग है, यानी फॉर एग्जांपल आपके अगर कोई प्राइस 100 पीस की है तो आपने उसमें 5% या 10% या 8% या 7% जो है वो उसको निकालते हुए आप लोगों ने जो है उसकी सेल एंड परचेज जो है वो स्टार्ट करनी है। एंड आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, और उसी हिसाब से आपने जो है अपने प्लांट के ऊपर जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उनको जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर देन इंटीग्रेटेड बाय अ सिस्टम इनटू द डिसीजन मेकिंग मॉडल। वो कहता है कि जब ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है उसके बाद जो है सिस्टम के अंदर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर उस वक्त वो कंपनी इस्तेमाल कर रही होती है उसके अंदर वो इस मॉडल का जो है वो इस्तेमाल करती है, विच कैन बी अपडेटेड एंड मॉडिफाई व्हेन एवर रिक्वायर्ड। और जब वो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, वो इसको आसानी जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इफ एनालिसिस।
It is the process of assessing the impact of change to model variable, the value of the variable or interrelationship among variable. वो कहता है कि ये कैसा प्रोसेस है जिसको हम आसानी जो है मॉडल के लिहाज से, उसके वेरिएबल्स के लिहाज से, उसके वैल्यू के लिहाज से, इंटररिलेशनशिप के लिहाज से जो है उसको इस्तेमाल करते हैं. दिस हेल्प मैनेजर टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव इन द डिसीजन मेकिंग. वो कहता है कि इसके हेल्प की मदद से क्या होता है कि जो आपका मैनेजर्स डिपार्टमेंट है, नहीं यानी जो मैनेजर्स हैं वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं और बानिस्बत के वो रिएक्टिव हों, तो इससे उनकी डिसीजन मेकिंग करने में उनको आसानी होती है. दिस एनालिसिस इज अ क्रिटिकल फॉर सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम बिकॉज द डेटा नेसेसरी टू मेक सच डिसीजन आर ऑफन आइदर नॉट अवेलेबल और इनकम्प्लीट. वो कहता है कि इसका एनालिसिस क्या होता है, चाहे वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड है चाहे वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, दोनों कंडीशन में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसकी नेसेसरी जो है उसके डेटे को देखा जाएगा कि इसकी कितनी जरूरियात है, देन उसके ऊपर जो है वो डिसीजंस बनाए जाएंगे और वो डिसीजन आपके इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं और वो चीजें जो अवेलेबल है और वो चीजें जो नहीं अवेलेबल, उन दोनों को देखते हुए आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो होगा. हंस मैनेजर्स normally use their institute the judgment in predicting the long term implementation of their decision. वो कहते हैं इससे होता क्या इंस्टीट्यूशन में क्या है कि वो ऐसी जजमेंट कर लेते हैं मैनेजर्स कि उनकी जो जजमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म तक उनका जो डिसीजन लिया गया उस डिसीजन के ऊपर जो है वो पूरी उतरती है. मैनेजर्स आर कैन prepare themselves to face a dynamic business environment by developing a group of scenarios, best case scenario, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड रियलिस्टिक केस सिनेरियो. वो कहता है कि वो लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स हैं चाहे आपके जीएम्स हैं चाहे उसके सीईओ हैं चाहे सीईओ है, क्योंकि जो हायर अथॉरिटी टीम है उन्होंने इस लिहाज से पॉलिसीज डिजाइन करनी है, इस लिहाज से डिसीजन मेकिंग करनी है कि जो बेस्ट सिनेरियो है जिसकी कोई वरस्ट है यानी उससे उनको प्रॉफिट मिल रहा है, फायदा हो रहा है और वो आपका सिनेरियो रियलिस्टिक लेवल के ऊपर जो है कंपनी के अंदर प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर रहा है, उन तमाम को जो है वो अप्लाई करेंगे. अब इसके लिए वो जरूरी नहीं है कि कोई खास किस्म का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करे, वो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बैठ के भी ये काम जो है कर सकते हैं. स्प्रेड पैकेजेस सच एज एक्सेल एंड लोटस 1 2 3 हैव इफ व्हाट एप्लीकेशन. वो कहता है कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई खास किस्म का जो सॉफ्टवेयर है वो उसी का इस्तेमाल करें. वो क्या कर सकते हैं कि वो हाई लेवल के जो सॉफ्टवेयर है उसको उसके साथ साथ जो है वो आपने लोटस को या एक्सेल को, क्योंकि अब तो लोटस का दौर खत्म हो गया, अब एक्सेल है और एक्सेल से भी बढ़ के अब और भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के आ चुके हैं, आप उनका किसी का भी इस्तेमाल करके व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर या व्हाट इफ एप्लीकेशन के ऊपर काम जो है आसानी कर सकते हो. नेक्स्ट है जी गोल सीकिंग. गोल सीकिंग में क्या है जी, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिन द इनपुट वैल्यूज रिक्वायर्ड टू अचीव द सर्टेन गोल. वो कहता है कि इसमें क्या है कि हमने उन तमाम प्रोसेस को देखना है जो कि हमारी उस लेवल के ऊपर, उस वैल्यूज के ऊपर अचीव हो रही हैं और हमने उनको इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारी कंपनी में के गोल हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्शन का चैलेंजेस हैं, उनको बआसानी जो है वो हमने सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल हाउस बायर डिटरमिन द मंथली पेमेंट दे कैन अफोर्ड. वो कहता है कि फॉर एग्जांपल हम घर की अगर बात करें, जिस तरह आजकल आपको पता है कुछ ऐसे हाउसेज हैं जो कि आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन वो आपको किस्तों में मिलते हैं, तो उसके लिए क्या है कि पहले आपने अपने आप को चेक करना है कि क्या आप अपनी मंथली किस्त जो है वो बआसानी निकाल सकते हो. फिर आप उस हाउस बायर के या कंपनी के पास जाते हो और उसकी से 700 एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ सच पेमेंट रिक्वायर्ड टू पे द डिजायर हाउसेज. अब जो भी उसकी कीमत डिसाइड होती है उसको वो आपकी मर्जी, आप 7 years में ले जाएं, 20 years में ले जाएं, 15 years में ले जाएं, उसके ऊपर वो डिवाइड करके जो है वो आपको जो है वो आपकी किस्त एक बना के दे देते हैं. इससे क्या होता है कि आपका गोल भी अचीव हो चुका होता है, प्लस आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कवर हो रही है. अब आप उसको पर मंथ जो है जो एक पैकेज आपका डिसाइड किया गया उसके मुताबिक जो है वो उसको आप पेमेंट करते हो. नेक्स्ट है जी रिस्क एनालिसिस. इट इज अ फंक्शन ऑफ DSS दैट अलाउ मैनेजर टू असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद वेरियस अल्टरनेटिव. वो कहता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो कि मैनेजर को उसके रिस्क से जो भी किस्म का, अगर किसी किस्म का कोई रिस्क हेल्ड हो रहा है या आप किसी किस्म का कोई रिस्क जो है वो आ रहा है तो उसके अल्टरनेटिव तौर के ऊपर जो है वो उसके ऊपर काम किया जाएगा. डिसीजन कैन बी क्लासिफाइड एज लो रिस्क एंड हाई रिस्क एनवायरनमेंट. वो कहता है कि इस कंडीशन में भी डिसीजन किए जाते हैं, वो अगर लो रिस्क है या हाई रिस्क है, दोनों कंडीशन में, दोनों एनवायरनमेंट के अंदर जो है
वो हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग जो है हायर अथॉरिटी ने जो है वो करनी होती है। नेक्स्ट है जी ग्राफिकल एनालिसिस। इट हेल्प्स मैनेजर टू गैजेट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा वर्सलाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। वो कहता है कि इसमें क्या है कि मैनेजर जिसको क्विकली तौर पे अपने गैजेट्स को जो है वो इकट्ठा करना है, उनके वॉल्यूम्स को बनाना है। अब वो वॉल्यूम्स जो है वो चाहे सीरियल वाइज बने, चाहे विजुअली बने, चाहे जिस तरह से उसको डिजाइन करता है उसके मुताबिक जो है वो अपना एक फाइनलाइज कोर्सेज जो है वो करेंगे ताकि उसके ऊपर जो है वो एक्शन हो सके। फर्स्ट द लोटस सिस्टम एम्बेड यूज द आर इजीली डिस्प्ले एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ फॉर्म। वो कहता है सबसे पहले ये कहाँ किया गया, जब लोटस होता था, लोटस 1 2 3, ये 1988 की बात है, जब SL जोपा और GW जैक्सन ने इसको जो है वो स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इसके एडवांटेजेस भी बताया, डिसएडवांटेज। लेकिन पहले जो ग्राफिक जितनी भी एक्सेल का काम होता था वो लोटस 1 2 3 हुआ, फिर लोटस 4 हो गया, फिर लोटस 5 हो गया, देन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1 2 3 और इस तरह ये चलते रहे। तो वर्किंग जितनी भी ग्राफिकल एनालिसिस की जाती थी वो हमारी ज्यादातर जो है वो आपके लोटस के ऊपर जो है वो की जाती थी। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की क्या क्या डेवलपमेंट हुई, किस किस तरह से उसको जो है वो मुख्तलिफ टूल्स के अंदर जो है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS को जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। सबसे पहले जी द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज डिटरमिन्ड बाय टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी नीडेड फॉर टेकिंग द डिसीजन। वो कहता है कि सबसे पहले तो ये देखा गया है कि हम लोग जो भी डेवलपमेंट करना जा रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, उसको डिटरमिन किया गया, उसकी टाइप्स निकाले गई हैं, उसकी फैसिलिटेट निकाला गया ताकि जो प्रॉपर तरीके से डिसीजन जो है वो लिया जा सके। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर डेवलप यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजरल बाय produced by packages especially in the incorporating decision support development tool। वो कहता है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया गया किसके साथ, डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, और उसके पैकेजेस बनाया गया उन कोऑपरेटिव डिसीजन सपोर्ट डेवलपमेंट टूल्स के साथ कि वो यानी कि एक तरफ तो उसकी प्रोग्रामिंग की गई, अब जब वो प्रोग्राम बन गया तो उसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया गया, जब वो सॉफ्टवेयर बनाया गया तो उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तौर पे एक डेवलपमेंट टूल का जो है वो नाम देके उसको जो है वो क्लियर किया गया। कन्वेंशनल हाई लेवल लैंग्वेज सच एज C and C++ एंड बेसिक कैन बी यूज्ड टू डेवलप DSS। वो कहता है कि इसके लिए जो इस्तेमाल की गई वो C and C++ और बेसिक की लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया ताकि जो है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है या टूल जो है वो डेवलप किया जाए। दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, यानी जब आप चाहो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इसको चेंज कर सकते थे। हाउएवर DSS using this language involve a lengthy analysis and decision phase। वो कहता है कि यही वजह है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है उसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज को डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व कर लेते हो और उसके मुख्तलिफ तरह के डिसीजन के जो फेजेस है उसके एनालिसिस करके उसके ऊपर डिसीजन जो है वो करते हैं। फोर्थ जनरेशन और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज आर मोर अप्रोप्रिएट। They are practically useful as the generally database oriented। वो कहता है कि 4 जनरेशन लैंग्वेजेस आ गई, उन्होंने भी इस टूल को यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और हाई लैंग्वेज के जो बने हुए टूल थे इनको जो है आसानी तौर पे जो है बड़े लेवल पे इनके डेटे को जो है वो जनरली उन्होंने इसको अप्रोप्रिएट किया और उसमें जितनी भी डेवलपमेंट हो सकती थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिहाज से भी वो भी की गई। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दो सिस्टम that really on data retrieval and analysis for decision support system। वो कहता है कि इससे क्या हुआ कि एक तो डेटे की इंप्रूवमेंट हुई, दूसरा जब डेटे की इंप्रूवमेंट हुई तो उसके अंदर तमाम की तमाम जो है वर्किंग वो प्रॉपर की गई और उसको चेक किया गया ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ prominent 4th generation language is SQL which can use a relationship database management system such as Oracle। वो कहता है कि अगर इसकी हम बात करें तो उसमें सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी वो हमारा SQL स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही थी और वो जो SQL स्टेटमेंट थी वो बेसिकली किसके अंदर थी, Oracle थी, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह लास्ट स्लाइड्स में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमारे पास Oracle था, पैराडॉक्स था, गुप्ता था, SQL सर्वर था,
इसके अलावा आपका डीबेस थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कोई भी डेटाबेस जो है वो आप इस्तेमाल, जहां पे आप एसक्यूएल की क्यूरी जो है वो लगा सकते थे और उसको आप आसानी जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे। द सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज डिपेंड ऑन द फैक्टर, वो कहता है कि इन फैक्टर्स को देखते हुए हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करते हैं। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एंड सपोर्ट फॉर इट, एक कि वो लैंग्वेज जो है वो आसान हो, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और वो हर तरह से सपोर्टेबल हो, यानी कि जो भी यूजर बैठा है उसको आसानी जो है उसको सपोर्ट करे, उसके ऊपर वर्किंग कर सके। एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपर विद वेरियस लैंग्वेज, और जो जितने भी डेवलपर्स हैं उनका एक्सपीरियंस हो मुख्तलिफ लैंग्वेज के ऊपर, यानी जो आपके डेवलपर बैठे हुए हैं जब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का कोई टूल बन रहा है या उसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं तो उनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का पता हो। अमाउंट ऑफ मैनिपुलेशन वर्सेस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा आपने प्रेजेंट करना है और जो डेटा आपने मैनिपुलेट करना है, दोनों का कोशिश करें कि अमाउंट एक जैसी हो, यानी दोनों डेटा एक दूसरे के साथ मिलते हो। नीड टू डॉक्यूमेंट एंड मेंटेन द प्रोग्राम, जो डॉक्यूमेंटेशन आप करोगे उसके मुताबिक आपका प्रोग्राम जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको डिजाइन किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज एंड नंबर ऑफ द यूजर, डिपेंड करेगा कि कितने यूजर जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे और कितने यूजर जो है इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये नंबर ऑफ यूजर पे डिपेंड कर होता है। उसी हिसाब से हमने अपने लैंग्वेज को, अपने डेटे को जो है वो फाइनलाइज करना होता है। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वर्क करता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज स्पीडली, एक तो जो भी आप एप्लीकेशन टूल बनाना चाह रहे हो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का या कोई भी वर्किंग करना चाह रहे हो सॉफ्टवेयर की, उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से है। मैनी एंड यूजर ओरिएंटेड, एक तो एंड यूजर ओरिएंटेड जो है वो है, यानी कि बहुत ज्यादा इजीली आप एंड यूजर के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। देयर आर मोर लाइकली टू डेकोरेट रेदर देन प्रोसीजरल, वो कहता है कि बहुत ज्यादा ये लाइकली तौर पे डेकोरेटिंग है ताकि उसके प्रोसीजर जो है इसके ऊपर प्रॉपर काम कर सकें। देयर आर 3 मेथड फॉर डेवलपिंग डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जनरेटर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शेल एंड कस्टमर मेड सॉफ्टवेयर, ये 3-4 ऐसे टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो करते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी क्लियर हो गया सबको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS। An executive information system is a set of computer-based tools with features such as color graph, touch screen, voice-activated command, and natural language interfaces. They help managers to quick retrieve, analysis, navigate, summarize, and disseminate large volume of data. वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली है क्या, ऐसा सेट है कंप्यूटर्स का, टूल्स का, जिसके अंदर हमारे पास कलर ग्राफ यानी कि कलर स्क्रीन्स है, आपके पास टच स्क्रीन्स है, कलर प्रिंटर भी हो सकता है, आपके पास माइक्रोफोन हो सकता है, आपके पास वॉइस थ्रू एक्टिवेटेड कमांड्स हो सकती हैं, लैंग्वेजेस हो सकती हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं, और ये सारे काम होंगे तो आपका मैनेजर जो है, आपका CEO जो है, आपका GM जो है, वो इजीली बैठ के डेटे को रिट्रीव कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, उसको नेविगेट कर सकता है, समराइज कर सकता है, और जितना बड़ा डाटा है उसको वो समराइज करके आसानी जो है वॉल्यूम की कंडीशन में चेक कर सकता है। EIS is frequently connected with one line information service so that top manager quickly access external data as well। वो कहता है कि ES जो है वो एक तो इजीली कनेक्ट हो जाती है, यानी कि जैसे ही आपने सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर आपने ऑन किया, आप देखिए जैसे कंप्यूटर ऑन किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका OS है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका लाइनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकती है, विंडो में भी डिफरेंट फ्लेवर है, इसी तरह से लाइनक्स में भी डिफरेंट फ्लेवर है। अब वो उस यूजर ने इस्तेमाल करना है, उसके अंदर आप उसके लिए ऑफिस उसको चाहिए, ऑफिस में वो वर्ड पे काम कर सकता है, एक्सेल पे कर सकता है, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट पे काम कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पब्लिशर पे काम कर सकता है। यानी कि EIS के अंदर आपकी वो तमाम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर IO डिवाइसेस सारी शामिल है जो कि एक पर्सन को, चाहे वो एंड यूजर है, चाहे वो आपका मैनेजर लेवल है, चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल है, कोई भी पर्सन जो है आसानी जो है वो एक्चुअली अपने डेटे को एक्टिवेट भी करे, उसको रिट्रीव भी करे, उसका एनालिसिस भी करे, उसको समराइज भी करे। यानी कि कंप्लीट आप अपने सिस्टम सेट को कह सकते हो कि ये बेसिकली आपका EIS है। वो बेसिकली उस वक्त कंप्यूटर नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपका डेटा मौजूद है, उसके अंदर आपके एनालिसिस पड़े हुए हैं, तो उस वक्त वो आपका EIS के तौर पे जो आप उस लैपटॉप को या टैब को या सिस्टम को
कह सकते हो। Therefore, the delivery display of information rather than the analysis diagnosis of the problem and possible solution। क्या होता है कि हम उसी में बैठे बैठे मुख्तलिफ तरह के, जैसे कि आप सी पे काम कर रहे हो, जावा पे कर रहे हो, पाइथन पे कर रहे हो, सी शार्प पे काम कर रहे हो, डॉट नेट पे काम कर रहे हो, पीएचपी पे काम, यानी किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, किसी भी टूल पे काम कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको अगर एरर आते हैं तो आप उनको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करते हो। अब अगर आप कोई एनालिसिस का टूल इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस एनालिसिस के टूल को भी डायग्नोज करते हो और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से काम करते हो। नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NEIS। NEIS हैज टू स्पेशल फंक्शन, दो मेन फंक्शन है इसके, और यही इसकी कैरेक्टर्स है जो कि हम लोग EIS के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ड्राइव्ड इंफॉर्मेशन फंक्शन, इट अलाउ मैनेजर्स टू फाइंड द कॉज और सोर्स ऑफ अ सर्टेन प्रॉब्लम थ्रू डेटा एनालिसिस। वो कहता है कि एक तो ये परमिशन देता है कि मैनेजर्स जो है उनको अलाउ करता है कि वो सोर्स डेटा की जो प्रॉब्लम्स है उनको थ्रू डेटा एनालिसिस जो है वो रिकवर करे। ड्रिल डाउन फंक्शंस, EIS precisely located and retrieve necessary information at any desired level of detail। वो कहता है कि EIS के अंदर सबसे पहले तो ये है कि हमने अपने डेटा को प्रिसाइजली करना है, यानी जितना शॉर्ट टर्म में आप उसको लेके जा सकते हो कर सकते हो, और उसका जो भी लेवल है उसको डिटेल फॉर्म में जो है आप वो बता सकते हो। Another recent feature found in DSS and EIS that increase the usefulness of drill down and derived information in a software agent। वो कहता है कि ये DIS और EIS दोनों ने मिलके जो है इसका ड्रिल डाउन जो है और उसको अनयूजफुलनेस जो इंफॉर्मेशन है उसको वहां से ड्राइव करना है ताकि वो खत्म हो, और जो एक्चुअल आपके सॉफ्टवेयर एजेंट्स हैं, जो एक्चुअल आपका डेटा है वही उसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो वर्क करे। मैनी स्प्रेडशीट हैव some simple EIS like capability। Microsoft Excel also has many EIS feature। वो कहता है कि अगर हम इसकी बात करें तो Microsoft Excel जो है या स्प्रेडशीट जो है वो इसमें सबसे ज्यादा EIS के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और जो सबसे ज्यादा जो मेन सॉफ्टवेयर है वो आपका इस वक्त Excel ही है जो कि EIS के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सक्सेस क्राइटेरिया फॉर DSS और EIS, यानी कि कौन सा वो सक्सेसफुल एरियाज हैं जिनकी मदद से हम अपने डेटे को जो है वो सक्सेस हो सकते हैं, चाहे वो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो हमारा EIS है। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो स्टार्ट करते हैं। Rocart and Dialon 1988 identify 8 critical success factor for achieving successful DSS and EIS। वो कहता है कि 1988 के अंदर डीलोंग और रॉकआर्ट ने इसको जो है 8 डिफरेंट सक्सेसफुल जो है क्रिटिकल वो बताए हमें क्राइटेरियाज जो है वो बताए हैं जो कि हमारे DSS और EIS को सक्सेसफुली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पहला, कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, एक कि आप अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से जो भी कमिटमेंट करेंगे उसके ऊपर आपने प्रॉपर तरीके से चलना है। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा, जो भी डेटा आपने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है या आपका EIS है उन दोनों में इस्तेमाल करना है वो एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें आप पहले से आपके डेटे के अंदर बग पड़े हुए हैं, आप उस डेटे को डायरेक्ट उस बग समेत ही अपने जो DSS या EIS सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एंटर करना शुरू कर दें। केयरफुल प्रॉब्लम सिलेक्शन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बड़े आराम से जो है उनको सेलेक्ट करें और उसको फिर उसको हल करें। इंटीग्रेट ऑफ DSS एंड EIS विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो भी उस मौजूदा दौर में आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं उन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आपने उनको सॉल्व करना है। मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट, आपकी जो एनालिसिस हो वो मीनिंगफुल हो, उसकी कॉस्ट भी ठीक हो और उसके बेनिफिट्स भी जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए। अ क्लियर लिंक ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, एक प्रॉपर लिंक होना चाहिए जो कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो कवर करे। मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रजिस्टर, इसमें क्या है कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी उस वक्त एग्जिस्ट कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ द स्प्रेड एंड एवेल्युएशन ऑफ द सिस्टम, एक तो जो मैनेजमेंट स्प्रेड कर रही है, जितनी भी मैनेजमेंट
बात करती होता है कि कंपनीज होती है, हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग जो है वो मैनेजर्स होते हैं, वो जो मैनेजर्स जो है वो अपने एंटर जितने भी अंदर अपने असिस्टेंट मैनेजर्स हैं या लेबर है उनके थ्रू काम करें। अब क्या डिपेंड कर होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका क्या लेवल है, किस लेवल तक वो अपने मैनेजमेंट टीम को जो है वो स्प्रेड कर सकता है। अगर तो वो अच्छी मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है उनकी मैनेजमेंट टीम भी ज्यादा हो, अगर वो नॉर्मल लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाह रहे हैं तो उनकी मैनेजमेंट टीम जो है वो 1, 2 या 3 लोगों पे मुश्तमिल हो। तो डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी मैनेजमेंट टीम होगी उसी तरह से आप अपने सिस्टम को जो है वो एवेल्युएट करोगे, अपने सिस्टम की जो वर्किंग है उसको करोगे। नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप बिटवीन MIS एंड DSS के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्चुअली रिलेशनशिप है क्या आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेट एन ऑप्शनल एफिशिएंसी, इट कंस्ट्रेंट टू डू द थिंग इन द राइट मैनर। वो कहता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में जितने भी ऑपरेट्स हैं, जितने भी सिस्टम ऑपरेट करते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल है, उनकी एक एफिशिएंसी है और वो कंसर्न है अपने राइट मैनर के ऊपर, यानी कि अपनी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसी के ऊपर वो जो वर्क करते हैं। इट अलाउ द कम्युनिकेट अक्रॉस द मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं कि अपनी जो उनकी कम्युनिकेशन है वो इस तरह से है, जो भी मैनेजर्स ने बात कर दी उसी के मुताबिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने बिजनेस रूल्स को या बिजनेस को फॉलो करते हुए जो है वो चलाना है। इट अलाउ फॉलो द इंफॉर्मेशन इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो कहता है कि ये अलाउ करता है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड की जितनी भी डायरेक्शंस हैं उन तमाम को फॉलो किया जाए। MIS is original form of management information। MIS जो है वो बेसिकली ओरिजिनल है जो कि हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का जिसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। Decision support system helps the making effective decision at it allow to do only right thing। वो कहता है कि decision support system क्या करता है कि वो effective करता है उन decisions को जो कि एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर, राइट वैल्यू के ऊपर जो है, राइट थिंग्स के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं। इट इज कंसर्न अबाउट लीडरशिप एंड सीनियर मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव जजमेंट सपोर्ट। और ये बेसिकली लीडरशिप है जो कि सीनियर मैनेजमेंट की यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीनियर मैनेजमेंट के उसके जजमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इट फॉलो ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, और ये हमेशा अपवर्ड की तरफ यानी हायर मैनेजमेंट की तरफ ही जो है वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्शन देती है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो भी डिसीजन करने हैं, जो भी पॉलिसीज बनाने हैं, जो भी रूल्स बनाने हैं, वो आप अपनी कंपनी को देखते हुए जो है वो डिसाइड करोगे। DSS इज एक्चुअली एडवांसमेंट ऑफ MIS। देखा जाए तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम असल में एडवांसमेंट है ऑफ आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर आपका TPS, MIS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड EIS, इन तमाम को चारों को जो है वो किया गया है। टारगेट ऑडियंस है, प्राइमरी पर्पस है, नेचर ऑफ टास्क है, टाइप ऑफ डाटा है। इसमें क्या है जी, TPS में क्या होता है जी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, MIS में भी ऑपरेशनल है, लेकिन डिसीजन में सपोर्ट सिस्टम में मिडिल मैनेजमेंट को जो है वो बनाया गया है, और EIS के अंदर टॉप मैनेजमेंट जो है वही काम करेगी। प्राइमरी पर्पस के अंदर क्या होगा, जिसमें डाटा को कैप्चर किया गया जाएगा, ट्रांजैक्शंस की जाएंगी। MIS वाले क्या करेंगे, वो उसकी समरी को जनरेट करेंगे और जो भी एक्सपेक्टेशन होगी उसकी रिपोर्ट्स को जो है वो बनाएंगे। DSS वाले क्या करेंगे, फैसिलिटेट जनरेट डिसीजन मेकिंग, उसके ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे। लेकिन जो आपका EIS वाले हैं वो क्लियर, कंसाइज, एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे ताकि इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। हाई स्ट्रक्चर है, हाई स्ट्रक्चर, सेमी और अनस्ट्रक्चर, सेमी और अनस्ट्रक्चर है। अगर डाटा की बात की जाए, इंटरनल है, इंटरनल है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और इंटरनेशनल, दोनों लेवल के यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और EIS ये दोनों लेवल के डेटा के ऊपर काम करते हैं, जबकि MIS और TPS जो है ये वन लेवल डेटा के ऊपर काम करते हैं। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या लेक्चर में किसी चीज की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप